नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। बुधवार को शेयर बाजार पूरे दिन कमजोरी में रहा और आखिरी के आधे घंटे में तो तेज गिरावट आ गई। निवेशक फिलहाल अमेरिकी वीजा पॉलिसी, विदेशी फंड्स की बिकवाली और ग्लोबल संकेतों से परेशान नजर आए। सेंसेक्स 386 अंक गिरकर 81,716 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 113 अंक टूटकर 25,057 पर आ गया। बैंक निफ्टी 388 अंक नीचे 55,122 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स 572 अंक गिरकर 57,924 पर पहुंच गया। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप में एक ही दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट की बड़ी वजह मुनाफा वसूली और रुपए की कमजोरी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 88.80 तक फिसल गया और इसकी मार सीधा बाजार के मूड पर पड़ी। निफ्टी ने पिछले एक साल में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। बीच बीच में थोड़ी तेजी जरूर आई, लेकिन वो टिक नहीं पाई। यही वजह है कि नए जमाने के निवेशक अब एक्स्ट्रा पैसा लगाने से बच रहे हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी कमजोर रहा। लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे। सिर्फ फार्मा शेयरों ने मामूली बढ़त दिखाकर थोड़ी राहत दी। अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा चोट रियल्टी सेक्टर को लगी, जहां निफ्टी रियल्टी 2.5% टूट गया। इसके बाद कैपिटल मार्केट, डिफेंस, ऑटो और एनर्जी इंडेक्स भी गिरे। स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा 2.63% की गिरावट आई। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी एंटरप्राइजेस, विप्रो और इंडसइंड बैंक भी टॉप लूजर्स में रहे। वहीं कुछ शेयरों ने बाजार की गिरावट में भी मजबूती दिखाई। पावर ग्रिड 1.63% चढ़ा, एनटीपीसी 1.35% बढ़ा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.09% ऊपर गया, टाटा कंज्यूमर में 1% की बढ़त आई और मारुति सुजुकी भी करीब 1% मजबूत हुआ। पिछले हफ्ते सेबी की क्लीन चिट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन बुधवार को उन पर मुनाफा वसूली हावी रही। पुराने निवेशकों ने ऊपरी स्तर पर बेचकर निकलने का मौका पकड़ा, जिससे इन शेयरों की हालिया बढ़त कुछ घट गई। बाजार के गिरने की एक बड़ी वजह रही अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की सख्त बातें। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में ब्याज दरें घटाना महंगाई को फिर बढ़ा सकता है। इस संकेत से ग्लोबल बाजार भी दबाव में आ गए। मार्केट को ऊपर ले जाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन नीचे गिरने के लिए बस थोड़ी सी अनिश्चितता काफी होती है। यही वजह है कि बियर्स यानी बिकवाली करने वाले अभी हावी हैं। सबसे बड़ा सिरदर्द अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बनी हुई हैं। उनकी हर नई स्पीच और एक्शन से भारत को टारगेट किया जा रहा है, जिससे बाजार में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। ट्रंप बार बार रशिया से तेल खरीदने को लेकर इंडिया को घेरते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना मिलकर यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ सिर्फ इंडिया पर लगाया गया, चाइना पर नहीं। इससे साफ है कि उनकी पॉलिसी इंडिया को ज्यादा टारगेट कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ और नेटो की मदद से यूक्रेन अपनी पूरी जमीन वापस हासिल कर सकता है। इस बयान के बाद डिफेंस शेयरों में तेजी आई। ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और साफ कहा कि अगर रूस नेटो देशों के एयर स्पेस में घुसता है तो उसे मार गिराना चाहिए। इसे यूक्रेन संकट पर अमेरिकी नीति का बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा H1B वीजा को लेकर भी लगातार बदलाव और बयान आते रहे। कभी फीस $1 लाख सालाना बताई, फिर कहा सिर्फ नए लोगों पर लागू होगी, फिर लॉटरी सिस्टम खत्म करने का प्रपोजल आ गया। ये सब बदलाव खासकर IT सेक्टर के लिए बड़ी परेशानी बन रहे हैं। H1B वीजा में नया सिस्टम आने की बात है, जिसमें सिर्फ हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले वर्कर्स को मौका मिलेगा। इसका सीधा असर इंडियन IT कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनका बिजनेस इसी मॉडल पर बहुत हद तक टिका है। ऊपर से अमेरिकी हायर एक्ट का प्रस्ताव भी लटका हुआ है। अगर ये पास हो गया तो अमेरिकी कंपनियों को आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे इंडियन IT कंपनियों के $300 बिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट्स पर खतरा आ सकता है। इसी बीच भारतीय रुपये की हालत और बिगड़ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 88.71 तक गिर चुका है। इससे हमारे इंपोर्ट महंगे हो गए हैं और इकोनॉमी पर सीधा दबाव पड़ रहा है। एक्सपोर्ट से डॉलर कमाने वाला सबसे बड़ा सेक्टर IT है, लेकिन वही सेक्टर अभी H1B और ट्रंप की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी दोनों तरफ से दबाव बन रहा है।
फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस माहौल से परेशान हैं और लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। बीच बीच में हल्की फुल्की खरीदारी दिखती है, लेकिन ट्रंप से जुड़ी हर नई खबर बाजार को फिर से लाल कर देती है। मंगलवार को ही उन्होंने 3,551 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। ट्रेड डील की बातें सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं। कोई ठोस कदम या टैरिफ कम करने जैसा एक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, जिससे बाजार को असली राहत मिल सके। कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़कर करीब $68 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए तेल की महंगाई हमेशा सिरदर्द बनती है और इसका असर बाजार पर साफ दिखता है। भारतीय बाजारों में जीएसटी रिफॉर्म के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। वैल्यूएशन ज्यादा होने और दूसरी तिमाही की कमाई पर अनिश्चितता के चलते लोग अपनी पोजीशन घटा रहे हैं। सोने की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर हैं, जो ज्वेलरी कारोबारियों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हैं। दुबई की बाफले ज्वेलरी, जो भारत से सबसे बड़ा ज्वेलरी इंपोर्ट कर दी है, उसने $3600 प्रति आउंस तक कीमत बढ़ने के बाद अपने इंपोर्ट वॉल्यूम में 30% कटौती कर दी है। ग्राहक महंगे सोने के गहनों से पीछे हट रहे हैं, इसलिए कंपनी अब हल्के वजन वाले और 14 कैरेट गोल्ड डिजाइन्स पर फोकस कर रही है। इसके लिए कोलकाता और दिल्ली के सप्लायर्स के साथ मिलकर नए कलेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। अब यूरोप की बात करें तो वहां बुधवार को शेयर बाजार कमजोरी के साथ खुले। स्टॉक 600 इंडेक्स आधा प्रतिशत टूटा, लेकिन डिफेंस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। बाकी ग्लोबल मार्केट्स दबाव में रहे। एशिया में बिकवाली छाई रही और अमेरिकी फ्यूचर्स भी फ्लैट दिखे। ऊपर से फेड चेयर जेरोम पावल के बयान ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। उनका कहना है कि मौजूदा शेयर प्राइस पहले से ही बहुत महंगे स्तर पर है। HSBC ने BSE सेंसेक्स को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी है और कहा है कि 2026 के अंत तक सेंसेक्स 94,000 तक जा सकता है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 13% अपसाइड की संभावना है। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों है। असली वजह यह है कि गवर्नमेंट की नई घोषणाओं पर अब भरोसा वैसा नहीं रह गया। पहले जब नीतियां आती थी तो पूरा देश और इकोनॉमी का फायदा होता था, लेकिन अब सिर्फ 2-4 कंपनियों को ही फायदा मिलता है। कल मैरीटाइम फंड का ऐलान हुआ 25,000 करोड़ का। ये न्यूज़ सुनकर लगा कि मार्केट में तेजी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि निवेशक जानते हैं कि इसका फायदा सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को होगा, बाकी इकोनॉमी पर खास असर नहीं पड़ेगा। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता था तो कई कंपनियां कंपटीशन में आती थी और उससे वाकई विकास होता था। अब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स 1-2 ही कंपनियों को मिल जाते हैं और काम की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि रोड या एयरपोर्ट खुलते ही टूटने लगते हैं। यही वजह है कि मार्केट को लगता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सिर्फ फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा बढ़ा रही है, असली फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। यही नेगेटिविटी आज के मूवमेंट में भी झलकी। टेक्निकली देखें तो निफ्टी 25,530 के नीचे जाता है तो 24,960 तक गिरावट हो सकती है। वहीं अगर 25,580 के ऊपर निकलता है तो 25,840 तक की तेजी मिल सकती है, यानी कल के लिए ये लेवल्स काफी अहम रहेंगे। बैंक निफ्टी में 55,050 का लेवल ध्यान में रखिए। इसके नीचे जाता है तो 54,800 तक दबाव बन सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 55,250 और फिर 55,500 पार करने पर ही मजबूती दिखेगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो मूवमेंट और ज्यादा देखने को मिल सकता है। 81,600 के नीचे सेंसेक्स गिरा तो बड़ी गिरावट आएगी। वहीं 81,800 के ऊपर निकला तो 82,000 और उससे ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो अभी हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। सोलाना और एथीरियम में कुछ पोजीशंस लिए गए हैं, क्योंकि बिटकॉइन और XRP पहले ही भाग चुके हैं। अगर ट्रेंड बना रहा तो यहाँ से भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक बड़ी चर्चा सेबी की वीकली एक्सपायरी को लेकर भी चल रही है। अगर इसे बंद किया गया तो मार्केट और ज्यादा सुस्त हो जाएगा, इसलिए जब कंसल्टेशन पेपर आएगा तो ट्रेडर्स को अपनी राय जरूर रखनी चाहिए। JP मॉर्गन चेस के CEO जेमी डायमन ने भारत की ग्रोथ की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में देश ने कई क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव किए हैं। डायमंड का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार अगले 20 सालों में $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल लगभग $5 ट्रिलियन के करीब है। उन्होंने टाटा और TCS जैसी कंपनियों की ग्रोथ को भी सराहा। उन्होंने आधार और GST सुधारों को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया और कहा कि इससे भारत में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ सकता है, जिससे देश 6% की ग्रोथ लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने चीन की कंपनी हिंगुई के साथ कैंसर ड्रग लाइसेंसिंग डील साइन की है। डील का कुल मूल्य $18 मिलियन है और इसमें $1.1 बिलियन के माइलस्टोन पेमेंट शामिल हैं। ये एक विन विन डील है, जिससे ग्लेनमार्क और चीनी कंपनी दोनों को फायदा होगा। अगर कल बाजार सही रहा तो ग्लेनमार्क के शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है।
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए सीसीआई से अप्रूवल ले लिया है। जेबी केमिकल्स 26,000 करोड़ की बड़ी कंपनी है और ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल दोनों क्षेत्र में काम करती है। इस एक्विजिशन से दोनों कंपनियों को फायदा होगा। टोरेंट को फार्मा और केमिकल क्षेत्र में बढ़त मिलेगी और जेबी केमिकल्स को अपनी वैल्यू में फायदा होगा। CESC लिमिटेड जो पावर सप्लाई सेक्टर में काम करती है और कोलकाता में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती है, उसे नुबामा द्वारा रेटिंग अपग्रेड और 200 रुपए का टारगेट मिला है। फिलहाल शेयर 160 से 170 के रेंज में है, इसलिए अगर कल बाजार ठीक रहा तो शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है। आइडिया फॉस टेक्नोलॉजी ने अमेरिकी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है ताकि यूएस में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। आज बाजार में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन कल अगर बाजार ठीक रहा तो शेयर में रिकवरी हो सकती है। टाटा इन्वेस्टमेंट, GMDC, एस्कॉट, कोटा और कैन फाइनेंस जैसी कंपनियों में अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। हालांकि इंडसइंड में इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए वहां ज्यादा रिस्क है। अडानी पोर्ट को कोटक सिक्योरिटीज ने 30% अपसाइड टारगेट दिया है। पिछला टारगेट 10,840 था, अब इसे 10,900 कर दिया गया है। कंपनी की वैल्यूएशन और प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत है, इसलिए अगर बाजार सही रहा तो अडानी पोर्ट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। श्री लोटस डेवलपर एंड रियल्टी लिमिटेड ने आज 5% ऊपर बंद किया। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को बाय रेटिंग दी है और बेस्ट केस सिनेरियो में 52% ऊपर टारगेट बताया है। रियलिटी सेक्टर में कंपनी पिछले सालों में अच्छा रिटर्न दे चुकी है, इसलिए निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। करूर वैश्य बैंक में ICICI सिक्योरिटीज ने निवेश की सलाह दी है। बैंक बुधवार को 213 रुपए पर बंद हुआ और उनका लक्ष्य 227 रुपए है, यानी स्टॉक में 25% से ज्यादा बढ़त का अनुमान है। अमेरिकी टैरिफ का SME लोन पोर्टफोलियो पर असर सिर्फ 1.2% के करीब है, इसलिए शुरुआती असर बैंक पर कम रहेगा। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी अपने 2 रुपए के फेस वैल्यू शेयर पर एक बोनस शेयर देने जा रही है। इस तरह के ऐलान से स्टॉक की कीमत थोड़ी घटती है, लेकिन निवेशक ज्यादा तरलता और ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं। IPCL लैबोरेटरीज ने अमेरिका की BSS के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बायोसिमिलर दवा के लिए टेक्निकल ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। ये दवा कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में काम आएगी। पहली बायोसिमिलर दवा 2027 में लॉन्च होगी और दूसरी 2028-29 में FDA की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इस समझौते से IPCA को तकनीकी जानकारी, माइलस्टोन फीस और रॉयल्टी मिलेगी। IPCL लैबोरेटरीज के CEO प्रणय गोधा ने कहा कि ये साझेदारी कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए सस्ती और जल्दी उपलब्ध बायोलॉजिक्स लाने में मदद करेगी। आज IPCA का शेयर BSE पर 1,350 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ, जो 3.14% की गिरावट दर्शाती है। सुज़लॉन एनर्जी में आज 2% गिरावट देखी गई और स्टॉक 58 के नीचे आ गया। एक्सपर्ट पंकज रादर ने कहा कि जो भी स्टॉक में है उन्हें 54 के करीब स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए। स्टॉक में बढ़त आने पर 64-68 तक का टारगेट हो सकता है। हिंदुस्तान कॉपर में मूव्स फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतों में तेजी से कंपनी को फायदा मिल रहा है। स्टॉक में बने रहने वाले निवेशकों को 290 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। छोटी अवधि में 360 और लंबी अवधि में 400 तक का टारगेट हो सकता है। फिलहाल स्टॉक 309 के स्तर पर है। हाल के 2 दिनों में इंडेक्स दबाव में रहा, लेकिन कुछ स्टॉक्स अपनी रफ्तार में बढ़ रही हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में लगातार तेजी दिखी और स्टॉक साल के नए उच्चतम स्तर 9,100 तक पहुंच गया। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तय की है। मौजूदा 10 रुपए वाले शेयर को 1 रुपए के 10 शेयर में बांटा जाएगा। इसका उद्देश्य लिक्विडिटी बढ़ाना और रिटेल निवेशकों को आकर्षित करना है। टेलीकॉम सेक्टर में हलचल तेज है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल टेलीकॉम कंपनियों के CEO से बैठक करेंगे। इसमें रिलायंस जियो के आकाश अंबानी और वोडाफोन आइडिया के अक्षय मांद्रा शामिल हो सकते हैं। बैठक में निवेश बढ़ाने, 5G और नई तकनीकों पर फोकस और IMC 2025 की तैयारियों पर चर्चा होगी। IMC आज से 11 अक्टूबर तक होगा और PM मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। BME वेंचर्स का IPO 24 सितंबर से खुल गया है और 26 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन जारी रहेगा। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपए है। न्यूनतम 151 शेयरों के लॉट में बोली लगाई जा सकती है। IPO से कंपनी 231.66 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर है और ट्रैक्टर इंजन, PVC पाइप्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का निर्माण करती है। एमकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर पिछले हफ्ते 72% चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। डॉली खन्ना की हिस्सेदारी और नए निवेश से कंपनी को मजबूती मिली। स्टॉक ने बुधवार को 409.90 रुपए पर ऑल टाइम हाई बनाया।
कंपनी की आमदनी मुख्य रूप से पूंजी बाजार पर निर्भर करेगी, लेकिन वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस स्थिरता दे सकते हैं। फोनपे ने सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज दायर किए हैं। कंपनी 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ में लगभग 10% हिस्सेदारी की बिक्री होगी। कंपनी के पास पहले से ही 53 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 20 करोड़ मंथली एक्टिव कस्टमर, यानी हर महीने 20 करोड़ लोग इसकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। हर महीने इसका लेन देन लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए का होता है। कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजे भी अच्छे रहे हैं। साल 2024-25 में उसकी कमाई 40% बढ़कर 7,115 करोड़ रुपए पहुंची और एडजस्टेड एबिडा 1,477 करोड़ रुपए हुआ। इस दौरान एडजस्टेड टैक्स के बाद लाभ 630 करोड़ रुपए हुआ। येस बैंक में कैटलिस्ट ट्रस्टशिप ने 132.39 करोड़ शेयर 4.22% हिस्सेदारी का प्लेज रिलीज कर दिया है। इससे शेयर पर ओवरहैंग कम होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। बैंक ने बैलेंस शीट सुधारकर नेट प्रॉफिट बढ़ाया है और डिजिटल बैंकिंग में पकड़ मजबूत की है। अब बात करते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट ने अगले 5 साल का रोड मैप शेयर होल्डर्स के सामने रखा, जिसके बाद स्टॉक में करीब 8% तेजी देखने को मिली। मिंडा कॉर्पोरेशन का मौजूदा रेवेन्यू लगभग 5,056 करोड़ है और लक्ष्य 17,500 करोड़ तक ले जाने का है। नए प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट्स और ईवी पोर्टफोलियो को मजबूत करके ये ग्रोथ हासिल की जाएगी। एबिडा मार्जिन अभी 11.4% है, जिसे 12.5% तक ले जाने का प्लान है। वर्तमान एबिडा 576 करोड़ है और इसे अगले 5 साल में 2,100 करोड़ से ऊपर ले जाना कंपनी का लक्ष्य है। अगले 5 साल में मिंडा कॉर्पोरेशन 2,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसका इस्तेमाल ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और नए प्रोडक्ट्स में किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स 420 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ तक लाने का प्लान है। सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी ये लिमिट 20% है और इसे बढ़ाया जाएगा, जिससे इन बैंकों में विदेशी पैसा आने का रास्ता साफ होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार अपना कंट्रोल बनाए रखेगी और हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं जाएगी, यानी बैंक सरकारी ही रहेंगे, बस विदेशी निवेशकों के लिए और जगह खोल दी जाएगी। पिछले कुछ हफ्तों में वैसे भी पीएसयू बैंक्स ने दमदार रिकवरी दिखाई है। एसबीआई करीब 8.5% ऊपर आया है, पीएनबी 12% चढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 9% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 10% रिकवर कर चुका है। वहीं यूनियन बैंक ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक थोड़े दबाव में दिख रहे हैं। आज कैबिनेट ने CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नई स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस स्कीम में करीब 277 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बिहार में 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें एक हाईवे प्रोजेक्ट है जिसकी लागत करीब 3,822 करोड़ रुपए होगी और दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट है जिसमें 2,192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट से रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे राइट्स, इरकॉन, RVNL और हाईवे बनाने वाली कंपनीज जैसे L&T, KNR कंस्ट्रक्शन को फायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का असर शेयरों पर तुरंत नहीं दिखता। पहले टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, फिर ग्राउंड पर काम होगा और तभी कंपनियों की कमाई पर असर दिखेगा। इसलिए यहाँ लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही निवेश करना सही रहेगा।